चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है, सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा इटली के जोड़े की भी हो रही है जिन्होंने वाराणसी पहुंचकर विवाह रचाया है। ये दिव्य तस्वीरें हैं भूटान के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की। भूटान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राजा नामग्याल वांगचुक और पूर्व राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के साथ कालचक्र सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किया। भूटान में 4 नवंबर से शुरू हुआ ये बौद्ध महोत्सव 19 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव के जरिए सभी बौद्ध परंपरा को एक साथ जोड़ा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले थेरवाद, महायान, वज्रयान यानी सभी परंपरा के लोग शामिल होते हैं। बौद्ध धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। पीएम मोदी भी इस शांति प्रार्थना महोत्सव में शामिल हुए। ओडिशा के कटक में महानदी तट पर महानदी बोईता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें नौका दौड़ के साथ ही पानी में करतब देखकर दर्शक रोमांच से भर उठे। इस प्रतियोगिता में शामिल ओडिशा के साथ ही 10 राज्यों की पुरुष और महिला टीमों ने बोट पर सवार होकर जब रेस शुरू की तो एक शानदार नजारे का दीदार हुआ। फ्लाई बोट रेस नदी किनारे खड़े दर्शकों के लिए एक बेहद ही रोमांचक अनुभव रहा। इस 2 दिवसीय आयोजन के जरिए पारंपरिक जल क्रीड़ा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के राज्य सरकार की कोशिशों में एक नया अध्याय जुड़ गया। पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित इस नौका दौड़ को अगले साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना है। शौर्य और पराक्रम के प्रदर्शन से भरी ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत की तीनों सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की हैं। इसमें भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर ने अपनी युद्ध क्षमता, सामरिक दक्षता और आधुनिक तैयारी का शानदार प्रदर्शन किया। मरुजाला नाम से हुए इस अभ्यास में सेना ने थल और वायु अभियानों का प्रदर्शन करते हुए ये साबित किया कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य के किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। ये अभ्यास त्रिसेवा युद्धाभ्यास त्रिशूल का अंतिम और अहम चरण रहा, जिसमें सुदर्शन चक्र कोर ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों, नई पीढ़ी के ड्रोन, एंटी ड्रोन तकनीक और उन्नत रणनीतिक प्रक्रियाओं का सफल प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का साझा रूप से किया गया एयरबोर्न असॉल्ट ऑपरेशन रहा, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और मिशन को लेकर तत्परता दिखाई गई। इटली का जोड़ा और वाराणसी में विवाह। दुल्हन एंटोलिया और दूल्हे ग्लोरियस को भारतीय संस्कृति से इतना लगाव है कि उसी परंपरा से शादी करने के लिए वाराणसी पहुंचे। इटली के इस दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ने पूरे विधि विधान के नवदुर्गा मंदिर में सभी रस्मों को निभाया। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का साथ निभाने का संकल्प लिया। सिंदूर दान और कन्यादान के साथ ही जयमाला की परंपरा भी निभाई। एंटोलिया और ग्लोरियस 1 दशक से भी ज्यादा की दोस्ती निभाने के बाद साल भर पहले ही क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर चुके हैं, लेकिन सनातन के प्रति गहरी आस्था और विश्वास इनको काशी खींच लाई, जहाँ इन्होंने सनातनी रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी रचाई। कड़ाके की ठंड के बीच भी बाबा बद्री विशाल के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां ये भक्ति के साथ एक अलग तरह का आनंद भी ले रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम में ऐसी ठंड पड़ रही है कि यहाँ तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिसके चलते अब जल स्रोत भी जमने लगे हैं। यहाँ बहते झरने, नदी नाले का पानी सब जमने लगा है, जो यहाँ सफेद हीरे जैसी चमक पैदा कर रहे हैं। यहाँ पानी जो जमकर बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो गया है, उससे लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं और खूब आनंदित हो रहे हैं। और अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यह एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के एक कदम करीब है। देश के सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एयरपोर्ट पर दूसरा यात्री टर्मिनल ट्रायल सफल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यही जानकारी साझा की है। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी कि अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एयरपोर्ट पर बचे कुछ काम जल्दी ही पूरे कर लिए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी दिसंबर से कार्गो के साथ यात्रियों की आवाजाही के लिए घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की योजना पर भी काम कर रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पहली उड़ान भरने से बस कुछ कदम दूर है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये एयरपोर्ट कितना भव्य और दिव्य है।
एयरपोर्ट पर पैसेंजर टर्मिनल ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ये ट्रायल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से अहम था, बल्कि इसने उस आत्मविश्वास को भी मजबूत किया कि भारत की विमानन सुविधाएं अब विश्व स्तरीय मानकों पर खरी हैं। इससे साफ है कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेवर में बन रहा ये एयरपोर्ट दिसंबर तक यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार होगा। नोएडा एयरपोर्ट के इस ट्रायल को एक बड़ा माइलस्टोन अपडेट माना जा रहा है। दरअसल इस ट्रायल का मकसद केवल उपकरणों और प्रक्रियाओं की जांच भर नहीं था, बल्कि ये देखने परखने का था कि जब रियल पैसेंजर इस एयरपोर्ट से यात्रा करें तो अनुभव कितना सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है और संभावित है कि नवंबर के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद से यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़नी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों ही इस पे एयरपोर्ट के काफ़ी ट्रायल्स हुए थे, जिसमें रनवे पर कैलिब्रेशन फ्लाइट का भी ट्रायल हुआ था, जिसमें सारे जितने भी उपकरण होते हैं उनको मापा गया था। उसमें जो ट्रायल था बिल्कुल सफल हुआ था। उसके बाद जो सीएम योगी भी आए थे और उन्होंने पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया था और उसके बाद वो काफ़ी संतुष्ट भी दिखाई दिए थे। आला अधिकारी वहाँ पे साथ थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके की तैयारियाँ हो रही हैं और कितना काम बाकी बचा है। लेकिन वहाँ पे सीएम आए और सारी जानकारियाँ ली। उसके बाद वहाँ पे होने वाली जनसभा का स्थल भी चिन्हित करे गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यात्रियों की एंट्री से लेकर चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग गेट और बैगेज हैंडलिंग तक पूरे सिस्टम की जांच की गई और सब कुछ सफल रहा। लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही कि स्थानीय लोगों और कंपनी के कर्मचारियों ने यात्रियों की भूमिका निभाई और उन्हें बाकायदा बोर्डिंग पास देकर विमान तक भेजा गया। इसमें करीब 60 प्रतिभागियों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सभी ने तय प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जांच, चेक इन, बोर्डिंग पास प्राप्त करना, लगेज की सुरक्षा जांच और एयर साइड ट्रांसफर जैसे सभी चरण पूरे किए। इसके बाद यात्रियों को एयरपोर्ट के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर वहां की सुविधाओं और सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया गया। बोर्डिंग गेट्स, सुरक्षा चौकियों, बैगेज सिस्टम, वेटिंग लाउंज, एस्केलेटर और लिफ्ट सबकी जांच की गई ताकि किसी भी चरण में कोई तकनीकी या प्रबंधन संबंधी कमी न रहे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि डोमेस्टिक टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी तैयारियां पूरी हैं और सीआईएसएफ की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नवंबर के आखिर में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक ओरेट ट्रायल किया गया है, जिसमें आप चेक इन के साथ साथ जो लगेज होता है और चेकआउट के और सारी जितने भी सारी चीज़ें होती हैं उसको परखा गया था, जिसमें सारी चीज़ें सफल हुई हैं। अब इस पूरी सारी जितनी भी प्रक्रिया हैं उसके बाद आपको बता दें कि लगभग एयरपोर्ट बनकर तैयार है और हो सकता है कि आने वाले नवंबर के जो दिन है उसमें नवंबर के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करें। इस ट्रायल के दौरान सिर्फ यात्रियों की सुविधा ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की व्यवस्थाओं का भी बारीकी से मूल्यांकन किया गया। वाहनों की पार्किंग, प्रवेश पर सुरक्षा जांच, कर्मचारियों का समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया, हर पहलू का गहन निरीक्षण हुआ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसे एयरपोर्ट के इतिहास में एक बड़ा कदम बताया। प्रबंधन के मुताबिक इस ट्रायल का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि जब 15 दिसंबर से कमर्शियल उड़ानें शुरू हों तो यात्रियों को न सिर्फ सुरक्षा मिले बल्कि एक विश्व स्तरीय अनुभव भी प्राप्त हो। इसके लिए जरूरी एरोड्रम लाइसेंस के अलावा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से सुरक्षा एनओसी भी एयरपोर्ट को अगले 15 से 20 दिन में मिल जाएगी। तो बता दूं कि पिछले दिनों कैलिब्रेशन फ्लाइट का ट्रायल हुआ था, जो लगातार 2 दिन हुआ था, वो भी सफल रहा। और उसके बाद अब ओरेट ट्रायल किया गया है, जिसमें बैग, लगेज और पार्किंग के लिए जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनको जांचा परखा गया, वो भी सब कुछ सफल रहा। और इसके बीच में जितने भी जो सिक्योरिटी जो इशू होते हैं वो भी सारे साफ़ हो गए हैं। और एक सिक्योरिटी के लिए एक और जो एनओसी भेजी जानी है, जिसके बाद एरोड्रम का मिलने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि सारी जो एजेंसियां हैं वो इसमें लगी हुई हैं और जितनी भी सारी सिक्योरिटी है सब चेक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि फ़िलहाल जो है पूरा रास्ता तैयार है एयरपोर्ट के जो इनॉग्रेशन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नवंबर को आखिर में आएंगे और इस पूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली एनसीआर को एक सौगात मिलेगी।
नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान 15 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके पहले सभी संचालन, सुरक्षा और आपातकालीन अभ्यास पूरे किए जा रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी अब एयरलाइंस कंपनियों के साथ मंथन कर रहा है कि पहले कहां की फ्लाइट शुरू की जाए। फिलहाल प्राथमिकता में लखनऊ, वाराणसी के अलावा बेंगलुरु को रखा गया है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, गोरखपुर, अयोध्या के लिए भी नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो सकती है और इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में महिलाओं को मिली सौगात, चलते न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। भूटान दौरे से दिल्ली लौटते ही पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। यहां वो दिल्ली धमाके में घायल हुए लोगों से मिले, उनका हालचाल जाना और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी। घायलों से मुलाकात के बाद पीएम ने कहा कि इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी आज ही भूटान दौरे से दिल्ली लौटे हैं। यहाँ आते ही वो एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। आज सिवनी में सीएम मोहन यादव ने लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की नई किस्त जारी कर दी। उन्होंने 1.26 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 1857 करोड़ से ज्यादा की रकम सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर किए। लाडली बहन योजना की शुरुआत 2023 में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी। तब इसमें हर महीने महिलाओं के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन इस साल अक्टूबर में ये रकम बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। गोवा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। इस मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने उम्मीद जताई कि साल 2037 तक गोवा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगा। असम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत लाभार्थी महिलाओं को चेक बांटे गए। इस मौके पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कई महिलाओं को अपने हाथों से चेक सौंपे। सीएम के मुताबिक 37,000 से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें 1 लाख या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सहायता देना है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर यानी शुक्रवार को आएंगे। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना के धर्मस्थलों में जाकर पूजा प्रार्थना की। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके अलावा वो पटना हाईकोर्ट स्थित मजार भी पहुंचे और यहाँ चादर पोशी की। वहीं नीतीश कुमार ने पटना के तख्त हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में भी मत्था टेका। वो यहाँ करीब आधे घंटे तक रुके, प्रसाद खाया और बिहार की जनता की सुख समृद्धि और अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा गुजरात के एकता नगर में चल रहे भारत पर्व में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ उन्होंने पर्यटकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। बात करते हैं काल भैरव जयंती की। आज काल भैरव जयंती है। भगवान शिव के रौद्र अवतार की पूजा उपासना का दिन है। इस मौके पर देश भर में मौजूद काल भैरव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। काशी से लेकर झांसी तक और आगर मालवा तक भगवान काल भैरव के मंदिरों को सजाया गया है और भक्त भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव जी की आराधना में लीन है। ऐसा माना जाता है कि जो काल भैरव की पूजा करता है, काल स्वयं उसकी रक्षा करता है। और मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने काल भैरव रूप में अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। काल भैरव असल में भगवान शिव के रौद्र रूप को ही माना जाता है। उन्हें भगवान शंकर की नगरी काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। जहाँ काल भैरव की कृपा होती है, वहाँ शत्रुओं से सुरक्षा, रोग और ऋण से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में सबसे पहले काल भैरव की मर्जी चलती है। वहीं धार्मिक नगरी झांसी में भैरवनाथ मंदिर अपनी तरह का एकमात्र स्थान है।
जहां भगवान भैरव बाल स्वरूप यानी बटुक रूप में विराजमान हैं और मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भगवान भैरव विराजमान हैं। यहां भगवान भैरव की आराधना 600 सालों से केवड़ा स्वामी के रूप में हो रही है। काल भैरव अष्टमी के मौके पर वाराणसी के प्राचीन काल भैरव मंदिर में कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने तेल का दीपक जलाया तो कोई काल भैरव की आराधना में लीन हो गया। पूरा मंदिर काल भैरव के जयकारे से गूंज उठा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ से पहले काल भैरव की मर्जी चलती है और बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। वो काल भैरव जिनके नाम में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति है, जिनमें महादेव के रुद्रावतार का प्रचंड स्वरूप है। उनकी परम शक्ति के महापर्व पर काल भैरव मंदिर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। कहा जाता है कि भैरव न केवल काल के अधिपति हैं, बल्कि न्याय के देवता भी हैं। जीवन में गलत राह पर चलने वालों को वे चिताते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं। ऐसे में उनके भक्त इस विशेष अवसर पर भैरव अष्टक का पाठ करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा काल भैरव को अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ भक्त की बात सुनते हैं। काशी में जो लोग काल भैरव के दर्शन किए बिना बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल भक्त को नहीं मिलता है। काल भैरव का एक ही मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, ये सबसे बड़ा विशिष्ट मंत्र है जो कोई भी आम आदमी पढ़ सकता है और हम लोग भी पढ़ते हैं। और काल भैरव की जयंती के दिन भी इस मंत्र का जाप होता है और इसको कोई भी व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति भी अपने घर पर बैठ कर सकता है। कोई भी ब्राह्मण कर सकता है, कोई बालक कर सकता है, कोई स्त्री कर सकती है, कोई भी कर सकता है यदि वो सात्विक है और नैतिक कार्य कर रहा है, नैतिक कार्य में लिप्त नहीं है। इस मंत्र का यदि जाप करता है तो उसके कार्य सभी बनेंगे, लेकिन यदि कोई गलत विचारधारा से करता है तो उसके कार्य नहीं बनेंगे और काल भैरव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। काल भैरव की पूजा के लिए सात्विक मन होना बहुत जरूरी है, सात्विक विचार होना बहुत जरूरी है। अशुद्ध मन से यदि चाटाई बैठ कर हम लोग जाप करते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये तस्वीरें झांसी के भैरवनाथ मंदिर की हैं, जहां भगवान भैरव बाल स्वरूप यानी बटुक रूप में विराजमान हैं। ब्रह्म मुहूर्त में काल भैरव का ये भव्य धाम रोशनी से नहा उठा। मंदिर में दीपों की ज्योति और भक्ति का आलोक फैल गया। ऐसे में यहाँ तड़के ही भक्त स्नान ध्यान के लिए पहुँच गए और स्नान ध्यान के पश्चात काल भैरव की आराधना की। राधा गोविंद की बगिया में स्थित ये मंदिर करीब 600 वर्ष पुराना सिद्धपीठ माना जाता है। ये भैरव जी का बाल रूप बटुक रूप मंदिर है एंड भैरव बाबा शंकर जी के रूप माने जाते हैं। और शंकर जी के एक और रूप हैं काल भैरव, वो रौद्र रूप में आते हैं, रौद्र रूप के लिए माने जाते हैं। मेरी खुद की अगर मैं बात करूं तो मेरी खुद की मान्यता पूरी हुई है। यहाँ पे भगवान भैरवनाथ की कृपा है कि मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ अपने काम में। मैं यहाँ मंदिर में भैरव जी के मंदिर पे हर इतवार को आती हूँ और इनका रविवार ही दिन माना जाता है। ज्यादातर लोग आग इसी दिन अपनी मान्यता पूरी कर होती जिनकी वो आते हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। यहाँ के केवड़ा स्वामी मंदिर में इस मौके पर भक्त भारी तादाद में पहुँचे। आगरमालवा के काल भैरव मंदिर की महिमा अपने आप में अलग ही है। बताते हैं कि काल भैरव यहाँ बच्चों का रूप धारण करके नगर में जाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे और उनके साथ कभी कभी मारपीट भी किया करते थे। जब लोगों को जानकारी लगी कि भगवान भैरव ही रूप धारण करके बच्चों को परेशान करते हैं, तो कुछ जानकारों ने उनके आगे एक लकड़ी की म्याल लगा दी, साथ में कुछ जंजीरें लटका दी और इसी तरह से काल भैरव को यहाँ बांध दिया। मंदिर में पूरे भारतवर्ष के कई प्रांत से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ भोजन बनाकर भगवान को प्रसादी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान भैरव का रथ टूट गया था, जिसके बाद उन्हें यहाँ विराजित किया गया था। देश में भगवान भैरव को समर्पित ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्ति को जंजीरों में बांध कर रखा गया है। भैरव बाबा के लिए ऐसा प्रचलित है कि भैरव बाबा में इतना योग था कि उन्होंने अपने नाखून मात्र से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था। ब्रह्मा जी के पहले 5 सर हुआ करते थे, अब 4 सर की हम पूजा करते हैं। तो एक सर उनका इसलिए काटा गया था कि ब्रह्मा जी को जो गुमान हो गया था कि वही सब है, ना वो शिव को कुछ मान रहे थे ना विष्णु को मान रहे थे। तो उस से उनको एक शिक्षा देने के लिए शिव जी ने अपना ही एक रूप तैयार किया, जिनको हम भैरव के नाम से जानते हैं।
मान्यता है कि भगवान शिव के स्वरूप की शुभ मुहूर्त में उपासना मृत्यु के भय और जीवन के सभी कष्टों को दूर रखने के लिए होती है। लेकिन इस आराधना में अगर शुभ संयोग का योग बन जाए तो इस दिन का महत्व भी बढ़ जाता है। काल भैरव जयंती तिथि पर काल भैरव की उत्तम उपासना से मानव जीवन के तमाम उलझनों का बड़ी ही सरलता से अंत किया जा सकता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, झांसी से अजय झा के साथ आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबर छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। बुधवार को शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिली। सेंसेक्स 595 अंक ऊपर चढ़कर 84,467 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 181 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 25,876 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिली। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 2,000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,27,900 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 5,540 रुपए पर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,61,300 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 14 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 64 पैसे हो गई। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 0.25% पर आ गई है। ये पिछले कई सालों में सबसे कम है। इससे पहले ये सितंबर में 1.44% थी और पिछले साल इसी समय यानी अक्टूबर 2024 में 6.21% थी। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी 2 नई बाइक लॉन्च की है। इनमें से एक है FZ रेव और दूसरी है XSR 155। FZ रेव को खासतौर पर युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि XSR 155 बाइक रेट्रो स्टाइल वाली है। कीमतों की बात करें तो FZ रेव की कीमत करीब 1 लाख रुपए से कुछ ज्यादा है, तो वहीं यामाहा XSR 155 को कंपनी ने करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के साथ बाजार में उतारा है। न्यूज पथ के सफर में अब रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी दिल्ली NCR में फैले वायु प्रदूषण की। दिल्ली और NCR के शहरों में रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन स्मॉग छाया हुआ है, जो हवा को और ज्यादा जहरीला बनाता जा रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह 8 बजे AQI 413 रहा, जो कि मंगलवार शाम 4 बजे 428 था। पिछले साल 19 दिसंबर के बाद कल मंगलवार को दिल्ली में सबसे खराब AQI दर्ज किया गया है, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रैब 3 लागू किया। ग्रैब 3 के तहत प्राइवेट सेक्टर में और गैर जरूरी निर्माण पर पाबंदी लगाई गई है। ग्रैब 3 लागू होने पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले प्राइवेट वाहनों पर भी रोक लग जाती है। ये पाबंदी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू है। ग्रैब 3 पाबंदियों के तहत 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड यानी कि ऑनलाइन मोड पर कराई जाती है। अनुमान ये है कि आज हवाएं चलने से दिल्ली NCR में AQI में थोड़ा सुधार हो सकता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप पर दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 39 जगहों पर लगे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस में 32 पर मंगलवार को AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था। जाहिर है कि इन दिनों दिल्ली NCR की हवा जहरीली बनी हुई है। ऐसे में विशेष तौर पर सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे वातावरण में लोग अपनी देखभाल कैसे करें, ये जानने के लिए हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। आप देखिए रहे हैं, दिल्ली में तो आप रहते हैं, तो किस तरीके से अपना बचाव करते हैं? Well, mask is one of the must things that you should have. Obviously अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने उतारा हुआ है, but we make sure that everybody of us is using mask for our advantage. And then again घर में अगर आप देखें तो we have air purifiers to make sure कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो एटलीस्ट एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाइड रहे घर के अंदर में। वी ट्राई टू क्लोज डोर्स एंड विंडोज़ एज मच एज पॉसिबल जस्ट टू कीप थिंग्स क्लीन इनसाइड द हाउस। बट विद दैट बीइंग सेड, ऑब्वियसली थिंग इज़ कि
ये हमें थोड़ा सिटी लेवल पे भी शायद गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि लेकिन अपने एंड से जो है हमें हम तो ये कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली। फैमिली के साथ आप बाहर आए हैं, तो जब बच्चों को बाहर आप लेकर आते हैं तो क्या लगता है कि ये चीज़ तो मुझे करनी ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रहे? मास्क लगा के ही बच्चों को लाना चाहिए और डेली रूटीन में भी हम लोग स्कार्फ यूज़ करते हैं। कहीं भी ऑफिस स्कूल कहीं भी जा रहे हैं तो स्कार्फ लगा कर ही बाहर निकलते हैं। और घर में भी कोशिश करते हैं हम लोग कि छोटे छोटे प्लांट लगा के अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है हम लोग जरूर करते हैं और करना ही चाहिए। खाने पीने में कुछ बदलाव करते हो बच्चों के? खाने पीने में हेल्दी जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा शामिल करें, ये जो जरूर कोशिश रहती है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए इस एयर पोल्यूशन पे? It's mandatory to carry masks, and I also make sure I don't go out until and unless it's very or it's an emergency or I have to attend classes. But I carry scarves, air shields and masks, and I minimize going out. That is one thing. कम से कम Yes. आप बताइए, आपका नाम क्या है? Anushka. अनिशा, कौन सी क्लास में हैं आप? 8th में। वैसे 5th तक की अगर बच्चों की मैं बात करूँ तो उनकी जो क्लासेस अब हाइब्रिड मोड पे चलेगी, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस, आपको लगता है कि 5th के ऊपर के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए? Yes, होना चाहिए because no one is immune to air pollution and सबके लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। पोल्यूशन तो है हर किसी के लिए, इसलिए हर किसी के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, राइट? Yes, but it's also very important for children, younger children, because their immune systems are not developed yet. Exactly. तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो करना चाहिए। सर आप बताइए, आप अपना किस तरीके से ध्यान रखते हैं? ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ और यहाँ पर जस्ट टूर के और कुछ प्रोग्राम के कुछ फंक्शन में आया था, तो 2 दिनों में मुझे पता चला कि थोड़ा जो पोल्यूशन लेवल है वो आफ्टरनून और इवनिंग में ज़्यादा फील होता है और मॉर्निंग में तो कुछ ठीक ही रहता है। इसलिए हम लोग जस्ट इंडिया गेट के पास में ही रिजाइड कर रहे थे, तो हम लोगों ने बच्चे के साथ चले आए कि ज़रा देखें कि क्या स्थिति है। लेकिन पोल्यूशन है, जब कंपेयर झारखंड का कैसा है? झारखंड बिल्कुल क्लियर है। झारखंड से मैं फील कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर पोल्यूशन लेवल तो हाई है ज़रूर, और इसके लिए गवर्नमेंट लेवल से भी कुछ एफर्ट होना चाहिए ताकि अच्छे से इसको मैनेज किया जाए, ताकि कम से कम लोगों को इसका इफेक्ट लोगों में आए। जुमांजी सीरीज की फाइनल फिल्म का ऐलान, इसके साथ ही ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए चलते हैं फिल्मी मोड़ पर। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 की रिलीज का समय करीब आने के साथ ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह तक फिल्म ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए का एडवांस कलेक्शन कर लिया। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में दे दे प्यार दे 2 को अच्छा रिस्पांस मिलने की खबर है। फिल्म दे दे प्यार दे की रिलीज के 6 साल बाद अब इसका दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक देने की तैयारी में है। दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन के साथ आर माधवन, गौतमी कपूर और मीजान जाफरी भी नजर आएंगी। ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी। इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को इस फिल्म ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया, यानी वर्किंग डे में फिल्म अच्छा कर रही है। 7 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन 1 करोड़ 75 लाख रुपए था, लेकिन वीकेंड में इसमें तेजी आई। हालांकि चौथे दिन यानी सोमवार को कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन 5वें दिन यानी मंगलवार को एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हुई। रिलीज के शुरुआती 5 दिनों में इस फिल्म ने भारत में 11 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 15 करोड़ 75 लाख रुपए है। पर्दे पर एक बार फिर दिखेगी जुमांजी की दुनिया। हॉलीवुड स्टार ड्वेन जॉनसन ने खुद अपनी इस फिल्म के फाइनल पार्ट का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में कास्ट टेबल रीड के लिए जुटे कलाकारों का वीडियो शेयर करते हुए ड्वेन ने इसकी जानकारी दी। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म जुमांजी 1995 में आई थी। दूसरा पार्ट जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में रिलीज हुआ था। इसके बाद 2019 में जुमांजी द नेक्स्ट लेवल आई थी और अब ड्वेन इसके फाइनल पार्ट की घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित नजर आए। न्यूज पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहर कर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले। किसी अनजान से दोस्ती करने में हिचक तो होती है, क्या पता उसे आपका साथ पसंद ना आए। कुछ ऐसी ही हिचक इस नन्ही बिल्ली के मन में भी है। अपने पास बैठे इस छोटे लड़के से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन उसका मन जानना भी तो जरूरी है। सो पहले हौले से अपने पंजे से उसे छूती है। जब लड़का उसे देखकर नजरअंदाज करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है। फिर बिल्ली धीरे धीरे उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। बिल्ली जिस मासूमियत के साथ ये कोशिश करती है वो लोगों का दिल छू रहा है। लगता है नूडल्स टेस्टी बने हैं, तभी तो सब्र नहीं है किसी को।
देखिए कैसे छीना झपटी चल रही है। चॉपस्टिक बहन के हाथ में है, वरना इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इनके हाथ में होता तो दीदी तक पहुंच भी नहीं पाता। पर दीदी भी कम थोड़ी ही है, भाई को इग्नोर नहीं कर रही, पर उसका पेट भी तो भरना चाहिए। एक तरफ से सफाई और दूसरी तरफ से गंदगी, ये नहीं चलेगा। चलो टंग जाओ सबके सब। अभी सफाई अभियान चल रहा है घर में, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता हिलना मना है। देखिए जरा इनकी हालत। चलो बच्चे तो फिर भी यहाँ खेल ढूंढ ले रहे हैं, पर सबसे बुरा हाल तो बेचारे पति का है। जो भी हो, उनकी हालत सोशल मीडिया यूजर्स के होठों पर मुस्कान ला रही है। बच्चे अक्सर करते हैं ऐसी हरकत, हाथ बढ़ाकर हाथ खींच लेने में मजा जो आता है, सूरत देखने लायक होती है। लेकिन जिसके साथ ये होता है उसका मन भी तो जलता है। जैसे इस बिल्ली का जल गया है एकदम से टूट पड़ी खिलौने पर। बिल्ली का ये अंदाज लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। ऐसे धुरंधर देखे हैं कि नहीं आपने? रफ्तार को रोमांच तो बस इन्हीं से पूछिए। बाइक पर बैठते ही मानो हवा से बातें करने का मन हुआ आता है। लेकिन दाद तो आपको पिछली सीट पर बैठे शख्स को देनी होगी, जो सीट से हिले डुले, गिरे संभले, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ा। वैसे जिस अंदाज में बाइक भाग रही थी, ये हादसा तो होना ही था। शुक्र है बाइक रुक गई, वरना तो इसकी रफ्तार के साथ साथ इन्हें देखने वालों की सांसें भी थम गई थी। और अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की एकता पदयात्रा की। आज इस पदयात्रा का छठा दिन था। बावजूद इसमें शामिल यात्रियों के चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नजर नहीं आया, बल्कि वो पूरे उत्साह के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आगे बढ़ते चले गए। इस पदयात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो हर दिन अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे पदयात्रियों का जोश देखते ही बन रहा है। इस यात्रा का छठा दिन होने के बाद भी किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं। सभी जय घोष करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पदयात्रा के साथ हर दिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ते भी जा रहे हैं और हर दिन अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। लोग बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं और भजन कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। आप देखिए नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं, दिव्यांग हैं, देख नहीं सकते, लेकिन जज्बा ऐसा है कि लगातार यात्रा में बने हुए हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी इनसे कई बार मिल चुके हैं और इनका दावा है कि जो कुर्ता इन्होंने फिलहाल पहन रखा है वो कुर्ता उन्हें गुरु जी ने ही उपहार में दिया था। रामचंद्र की जय। कैसी हो रही यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया हो रही है। गुरु जी से मुलाकात हुई? जी, गुरु जी से मुलाकात हुई है हमारी। जिस तरह से यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं वो वाकई दिखाता है कि लोगों में इस यात्रा को लेकर कितना जुनून, कितना जज्बा, कितना जोश है। सोशल मीडिया पर नेताओं की मिमिक्री कर वायरल होने वाले रतन रंजन भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। वो बाबा बागेश्वर के बड़े कटआउट के सामने अपने ही अंदाज में आरती गाते नजर आए। ये वही भाई साहब हैं जो दिल्ली में इलेक्शन के टाइम पर पीके बन के घूम रहे थे। फर्जीवाल पीके और नकली केजरीवाल फर्जीवाल बन के घूम रहे थे। इनके वीडियोस बड़े वायरल हो रहे थे। आज ये यहाँ पर अपने असली रूप में आए हैं। बिल्कुल कट्टर सनातनी हैं हम लोग और सही गोला में पहुंच गए। सही गोला, ये सही गोला है और सही बटनिया हम लोग जो है ना दबाने निकले। सही बटनिया ये है। पीके वाला ही आपको मुझे अवतार याद है और पीके बता रहे हैं कि आज वो
सही गोला में पहुंचे हैं और सही बटन दब गया है, सही जगह फ़ोन लग गया है। इस यात्रा में आपको चलते चलते ऐसे बहुत सारे रंग मिलते जाएंगे। पदयात्रा में शामिल लोगों के लिए जगह जगह व्यवस्था भी की गई है, जहां लोग थोड़ा आराम करते नजर आते हैं और खाना खाकर फिर आगे के लिए निकल पड़ते हैं। आंटी बता रही हैं कि ये अपने घर में खटिया से भी नहीं उठती थी, या तो खटिया है या तो कुर्सी है, और यहाँ पर ऐसी हिम्मत जागी है बाबा के नाम पर कि नंगे पैर और चल पड़ी हैं कि जब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हम आपको आज व्यवस्था दिखा रहे हैं कि जब पहले पड़ाव पर व्यवस्था जो यात्री हैं वो पहुँचते हैं, पदयात्रा पहुँचती है, तो वहाँ पर लंच की क्या व्यवस्था होती है। ये जो किचन आप देख रहे हैं ये अनिरुद्धाचार्य की तरफ से किया गया है। पूरी पदयात्रा में उनकी तरफ से जो लंगर है, भंडारा है, बोल लीजिए, वो उनकी तरफ से ही है। क्या कुछ यहाँ पर खाने के लिए, आप किसी भी थाली में देखिए आपको पूड़ियाँ दिखाई पड़ जाएंगी, दाल है, चावल है, रोटी है, छोला है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है। मतलब एक तरह से ये भोजन तो है ही, साथ ही साथ इस बात का भी इस खाने में ख्याल रखा गया है कि लोगों को एक कंप्लीट डाइट मिले, अच्छे से प्रोटीन मिले, अच्छे से कार्ब्स मिले, कोई दिक्कत किसी को चलने में पदयात्रा में ना होने पाए। जगह जगह पे जहाँ भी खाना मिल रहा है बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब जगह रास्ते में भी पानी की सब आगे से आगे अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो खुशियाँ आपको इस पदयात्रा में जगह जगह दिखाई पड़ जाएंगी। आम लोगों से लेकर संत महात्मा तक सब बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की स्वयं की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बीती रात उन्हें 104 डिग्री बुखार था, लेकिन दवा खाकर वो अगले दिन सुबह फिर पदयात्रा पर निकल पड़े। पदयात्रा में उनके साथ डॉक्टर की टीम भी चल रही है, जिसने रास्ते में धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत कुछ अच्छी नहीं देखकर जब चेक किया तो उन्हें 100 डिग्री से ज्यादा बुखार था। उन्होंने सड़क पर लेटकर ही कुछ देर आराम किया, दवाई खाई और फिर निकल पड़े पदयात्रा पर। पदयात्रा का आज छठा दिन है। दिन पर दिन पड़ाव दर पड़ाव यात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद थोड़ी मुश्किल भी होती जा रही है। कल भी तबीयत खराब थी, आज कैसा है स्वास्थ्य? ठीक है, बुखार भले ही 104 रहे, पर सड़क पार पूरी करेंगे, पूरी यात्रा करेंगे। देश जब तक जाग नहीं जाएगा तब तक हर मुसीबत का सामना करते हुए निकलेंगे। बाबा बागेश्वर है, 104 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी आज यात्रा में है और कह रहे हैं किसी भी तरह से यात्रा रुकने नहीं पाएगी, कष्ट चाहे जितना हो। साथ चल रहे डॉक्टर कह रहे हैं थोड़ा रुक जाइए बाबा, 1-2 दिन आराम कर लीजिए, तबीयत ठीक होने पर फिर आगे बढ़िएगा, लेकिन बाबा बागेश्वर मानने को राजी नहीं। महाराज जी का स्वास्थ्य तो 2-3 दिन से जो है जो बीमार हैं और लगातार बुखार आ रहा है, वायरल उनको हुआ है। अभी तो कुछ जांचें वैसे हुई नहीं है क्योंकि यात्रा में लगातार चल रहे हैं बाबा जी, लेकिन बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है नहीं। अब भी बुखार 100 के पार था और बाबा जी को थोड़ा आराम की ज़रूरत है जी, जितना आराम मिल सके, कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आपने बोला नहीं आराम के लिए? बाबा जी से आराम के लिए बोला, लेकिन बाबा जी का तो कठिन परिश्रम है और जो है यात्रा तो जो है रुकेगी नहीं, यात्रा तो चलेगी। अभी आपने चेक किया था तो कितना बुखार था और बोलने में भी दिक्कत हो रही है? बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बाबा जी, है ना, गले में थोड़ी वो है और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। बहुत सारे करीब जो है कई लाख लोग हैं, अंदाज़ा नहीं ला सकता इतने लोग हैं। अब तो बाबा जी का है रेस्ट के लिए, लेकिन बाबा जी ने नहीं कहा कि जो है अभी यात्रा चलेगी और यात्रा पर विराम नहीं दिया जाएगा, बुखार कितना ही हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जिस उद्देश्य के साथ 7 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा पर निकले हैं, वो इसे पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री की इस एकता पदयात्रा में शामिल हो रहा है। जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरती है, लोग फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा के बाद ये पदयात्रा 7वें दिन यानी गुरुवार 13 नवंबर को यूपी में प्रवेश करेगी और 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर पहुंचकर समाप्त होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एप्पल 14 नवंबर को आईफोन पॉकेट लॉन्च करेगी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। एप्पल 14 नवंबर को आईफोन पॉकेट लॉन्च करेगी। ये एक नीटेड पाउच है जिसे एक्स्ट्रा पॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे क्रॉस बॉडी, हैंड हेल्ड या बैग पर टाई करके यूज किया जा सकता है। ये आईफोन के किसी भी मॉडल में फिट हो जाता है। जानकारी के मुताबिक ये 2 डिजाइन लॉन्ग और शॉर्ट स्टेप में उपलब्ध होगा। इसमें अलग अलग कलर ऑप्शन मिलेंगे। शॉर्ट स्टेप डिजाइन की कीमत करीब 13,000 रुपए, तो वहीं लॉन्ग स्टेप वर्जन की कीमत करीब 20,000 रुपए होगी।
सैमसंग का पहला ट्राई फोल्ड फोन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। तारीख 5 दिसंबर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी इसके लिए एक स्पेशल इवेंट की तैयारी कर रही है। क्रिकेटर शेफाली वर्मा का सम्मान, हरियाणा महिला आयोग की होंगी ब्रांड एम्बेसडर। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल चक्कर का। आईसीसी की जारी वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों में रोहित शर्मा 781 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि विराट कोहली एक पायदान की छलांग लगाकर नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। वनडे के टॉप 10 बल्लेबाजों की इस रैंकिंग में टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। शुभमन गिल चौथे नंबर पर हैं, जबकि श्रेयस अय्यर 9वें नंबर पर हैं। वहीं टी20 के बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा 920 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर काबिज हैं और गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती 780 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर। रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेलते नजर आएंगे। उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए उपलब्ध रहने की जानकारी दे दी है। दरअसल बीसीसीआई ने रोहित और विराट दोनों सीनियर खिलाड़ियों को ये संदेश दिया है कि वनडे टीम में बने रहने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना होगा, जिसके चलते रोहित ने एमसीयू को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपने उपलब्ध होने की जानकारी दी है। हालांकि विराट ने अभी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मान किया। उन्होंने शेफाली को 1.5 करोड़ रुपए के चेक और ग्रेड ए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रदेश की महिला आयोग ने शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें वर्ल्ड कप जीतने पर बहुत खुशी हुई। भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रॉफी का स्वागत किया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में आयोजित होगा, जिसमें भारत समेत दुनिया भर की 24 टीमें हिस्सा लेंगी। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टीवी।